तो जब सिस्टम में फॉल्ट आया तो फॉल्ट आते ही जो पहला काम किया वो किसने किया, रिले ने किया। मतलब रिले ने क्या किया, सेंस कर लिया और सेंस करके इस सर्किट ब्रेकर से इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखो बेटा ध्यान से समझने की बात है, क्या होगा भाई, ये ट्रांसमिशन लाइन टूट के जब जमीन पे गिरी थी ना, तो मतलब यहां पे तो वोल्टेज कितना आ गया, 0 वोल्ट हो गया। ओके, और ये स्टिल किससे कनेक्टेड है, अभी भी इस बस बार से कनेक्टेड है, और बस बार पे वोल्टेज कितना था, 11 किलो वोल्ट था। मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज 11 किलो वोल्ट है और यहां वोल्टेज कितना है, 0 है। बिल्कुल क्लियर है ना। अब मान लो इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक जो सर्किट ब्रेकर ने ओपन किया है, मान लो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, D1 है। कितनी डिस्टेंस है, मान लो D1 है। तो क्या होता है सर, हम अच्छे से जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर जैसे ही स्विच को ओपन करता है, इन दोनों के बीच में आर्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। आर्क दिखती है आपको, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है सर, वो इसलिए होता है कि सर्किट ब्रेकर जब कनेक्शन को यहां से ओपन करता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाई वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D, जहां पे वोल्टेज क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और D क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब एयर गैप डिस्टेंस। ये D क्या होता है, ये D होता है एयर गैप डिस्टेंस। क्लियर है ना कि नहीं है, क्या होता है, एयर गैप डिस्टेंस। क्लियर है, तो कितना एयर का गैप है वो डिपेंड करेगा। ओके, TANCE, ठीक है ना। स्पेलिंग ढंग से देख लिया करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ध्यान दे देता हूं ज्यादा अधिकतर स्पेलिंग्स पे। देखो D होता है क्या, एयर गैप डिस्टेंस होता है, ऊपर क्या है, वोल्टेज है। अब देखो बेटा वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है, 11 किलो वोल्ट है, जबकि गैप कितना सा है, देखो इतना सा है, तो क्या जबरदस्त आर्क आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर ये आर्क बहुत देर तक रहा तो आर्क की वजह से इधर से करंट जाएगी, और वो करंट मान लो जमीन में तार टूट के जमीन पे गिरा हुआ है, तो आगे क्या हो सकता है, हादसा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा कंपलसरी ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी इधर से इधर जाने वाली करंट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। यहां से इधर कोई भी करंट क्या नहीं होनी चाहिए, फ्लो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर्क को खत्म करना पड़ेगा। अब भाई आर्क को खत्म कैसे करें, भाई आर्क को खत्म करने के लिए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने के दो तरीके हैं, क्या क्या हो सकता है, या तो मैं वोल्टेज को कम करूं इन दोनों के बीच में, या तो वोल्टेज डिफरेंस कम करूं, या बिटवीन डिस्टेंस को क्या करूं, मैं बढ़ाऊं। अब वोल्टेज कम हो सकता है क्या, नहीं सर, यहां तो 11 किलो वोल्ट है ना, अरे भाई फॉल्ट तो इस पे है, इस वाले पे थोड़ी है, बिल्कुल। तो ये तो 11 किलो वोल्ट पे चल रहा है, ये तो 11 किलो वोल्ट पे चल रहा है, और ये सिस्टम इस बस से कनेक्टेड है, तो बस पे तो अभी भी 11 किलो वोल्ट है कि नहीं है, क्या पावर ट्रांसफार्मर थोड़ी बंद हुआ है, नहीं भाई पावर ट्रांसफार्मर तो चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि इन ये जो आइसोलेटर्स होते हैं, इन आइसोलेटर्स को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। क्या कर दिया, इनको हमने ओपन कर दिया। तो अब देखो इन कॉन्टेक्ट्स के बीच में भी एक डिस्टेंस आ गई, मान लो ये डिस्टेंस आपका कितना है, D2 है, यहां भी एक डिस्टेंस आ गया, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, D3 है। तो पहले एयर गैप डिस्टेंस कितना था, सिर्फ D1 था, अब कितना हो चुका है, D1 प्लस D2 प्लस D3। क्या एयर गैप डिस्टेंस बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका है, बिल्कुल बढ़ चुका है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अब मेरा एयर गैप डिस्टेंस V डिवाइड बाई D1 प्लस D2 प्लस D3 हो गया है, पहले यहां सिर्फ D1 था, तो क्या ये बढ़ गया है, बिल्कुल। तो जैसे ही ये बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली तरीके से क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा मतलब आर्क जो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, आर्क क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आइसोलेटर ने किया क्या, कि आइसोलेटर ने काम क्या किया। सर आइसोलेटर इस काम के लिए यूजफुल होता है कि जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है तो आर्क को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए और सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आइसोलेटर का यूज में लेते हैं। आइसोलेटर इसी काम के लिए यूजफुल होता है। अब जरा ध्यान से समझिए कहानी में क्या क्या इंटरेस्ट आया है और कहानी में किस किस तरीके से वर्क हुआ है, ध्यान से समझिए। सबके पहले काम क्या हुआ, सर ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिरी, ओके, मतलब आपके सिस्टम में क्या आया है, फॉल्ट आया है। क्या आया बेटा, फॉल्ट आया। जैसे ही फॉल्ट आया रिले ने किया सेंस, सर्किट ब्रेकर क्या हो गया, ओपन हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा काम क्या हुआ, सर सर्किट ब्रेकर ने काम किया है। दूसरा काम किसने किया है, सर्किट ब्रेकर ने किया है। अब सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट होने के बाद में क्या परेशानी थी, आर्क का प्रोडक्शन हो रहा था। किसका, आर्क का। हमको क्या करना था, आर्क को खत्म करना था। तो हमने क्या किया, आइसोलेटर को यूज में लिया, जियो स्विच को यूज में लिया,
हमने इसको क्या कर दिया, दोनों तरफ से ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया तो अगला कहानी किसका आ गया, आइसोलेटर का, ठीक है ना। अगला कौन आया, आइसोलेटर आया। अब देखो 3 काम हो चुके हैं, फोल्ट आया, सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ, आइसोलेटर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो आर्क क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक मुझे बात थोड़ी सी और ध्यान से बताओ, क्या अब मेरा सिस्टम, अब एक लाइनमैन, क्या एक लाइनमैन जाके जो आपका तार जमीन पे टूट के गिर गया था, क्या वो उस फॉल्ट को क्लियर कर सकता है क्या? क्या अब मेरा सिस्टम, ये आगे वाली जो लाइन है, क्या ये डेड हो चुकी है क्या? क्या अब मेरा लाइनमैन जाके इस वायर को यहां से जाके पकड़ेगा तो क्या उसे करंट नहीं आएगा क्या? बताओ जरा मुझे, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सर क्यों आएगा? अब इसका एक रीजन है, समझना। कभी आपके गांव में जब लाइन वगैरह में फॉल्ट आ जाता है, कोई तार वगैरह टूट के गिरता है, तो आप लाइनमैन को जाके देखना, वो एक चेन रखता है अपनी जेब में, है ना। 11 किलोवाट की लाइन पे फेंकता है उसको, फेंक के उसको ग्राउंड में लगाता है, पहले ग्राउंड में लगा लेता है फिर फेंकता है, उसके बाद में वो काम करता है। ऐसा क्यों करता है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है? जरा ध्यान से समझिए बेटा। एक बात बताओ, जब तक फॉल्ट नहीं आया था, जब तो ये इस सिस्टम की तरह कनेक्टेड था कि नहीं था, ये ऊपर वाला बिल्कुल था ना, तो क्या इसमें करंट जा रही थी कि नहीं जा रही थी? अरे बिल्कुल जा रही थी। अब जैसे ही फॉल्ट आया, सर्किट ब्रेकर यहां से हो गया ओपन, करंट तो आर्क की वजह से भी जा रही थी, तो क्या इस आगे वाले कंडक्टर में चार्ज था कि नहीं था? बिल्कुल चार्ज था। जब आपने आइसोलेटर ओपन कर दिया तो करंट फ्लो होना क्या होगी, बंद हो गई, लेकिन क्या चार्ज प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बताओ, चार्ज कहां गया भाई? भाई आपने इनको तो कर दिया ओपन, अब आगे गए तो पूरा वायर बिछा हुआ है लंबा, बहुत दूरी तक, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, क्या उस वायर के ऊपर चार्ज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चार्ज होगा। आप जाके जैसे उसको पकड़ोगे तो आपका हाथ वायर में था चार्ज, आपके हाथ में होते हुए करंट आएगा और नीचे होते हुए ग्राउंड में चले जाएगा, पैरों में होते हुए, तो उसको तो रास्ता मिल जाएगा फ्लो होने के लिए। तो आपको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल झटका में लगेगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग करंट। क्या बोलते हैं? चार्जिंग करंट। तो अब भी अगर लाइनमैन जाके काम करेगा, अगर वो इस वायर को पकड़ेगा तो उसे क्या लगेगा? झटका लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? चार्जिंग करंट की वजह से लगेगा। ध्यान रखता, कभी कभी ये चार्जिंग करंट इतनी ज्यादा हाई होती है कि ये आपका फेटल एक्सीडेंट भी कर सकती है, आदमी इससे मर भी सकता है। बिल्कुल सही है ना। तो फिर हम क्या करते हैं पता है? इस चार्जिंग करंट को खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इस चार्जिंग करंट को नीचे रास्ते में जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? सर हम एक काम करेंगे कि ये जो सबस्टेशन होता है ना, यहां पे क्या करेंगे, एक चेन लेके आएंगे, है ना, और उस चेन को इसके ऊपर फेंकेंगे और फेंक के उसे क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। तो क्या होगा, इन वायर पे जो आगे की लाइन बची थी उसके पास जितना चार्ज होगा, वो चार्ज इस वायर से होते हुए कहां चले जाएगा? जमीन में चले जाएगा, और आगे की लाइन के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं परफेक्ट डेड। मतलब अब आपकी आगे की लाइन क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है। डेड का मतलब ना तो उसमें कोई करंट है, ना उसके ऊपर कोई चार्ज है, ना उसके ऊपर कुछ भी, ना वोल्टेज, ना करंट, ना चार्ज, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आप आगे अपना काम कर सकते हो, फॉल्ट को क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है ना। मतलब अगला स्टेप हमारा क्या होता है? सर अगला स्टेप होता है हमारा ग्राउंडिंग। क्या होता है बेटा? ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? फॉर रिमूविंग चार्जिंग करंट। क्लियर है कि नहीं है? फॉर रिमूविंग चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंडिंग करते हैं। और इस तरीके से ये किया जाता है। क्लियर ना? ग्राउंडिंग किया जाता है। अब लाइनमैन गया, लाइनमैन ने काम किया, काम करके फॉल्ट को क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। लाइन हो चुकी है हेल्थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपके गांव की सप्लाई को वापस से क्या करना है? चालू करना है। तो क्या क्या प्रोसेस करेगा? सबका पहला काम क्या करेगा? जो उसने ग्राउंडिंग किया था उस ग्राउंडिंग को क्या करेगा? खत्म करेगा। इसको हटा देगा। हटा दिया? बिल्कुल भाई, ऐसी लाइन बनानी है तो पहला काम क्या करेगा? वो ग्राउंडिंग को खत्म करेगा। ये करने के बाद में काम हुआ, और काम होने के बाद में लास्ट में जाके आपका फॉल्ट क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। फॉल्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो फॉल्ट से चले फॉल्ट क्लियर तक। अब फॉल्ट क्लियर हो गया, अब वापस सिस्टम को क्या करना है? चालू करना है। तो सबसे पहला काम वो कौन सा करेगा? ये करेगा, ग्राउंडिंग को क्या करेगा? रिमूव करेगा, ग्राउंडिंग को हटा देगा। उसके बाद दूसरा काम क्या करेगा? उसके बाद वो क्या करेगा? इन आइसोलेटर को वापस से कनेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा? आइसोलेटर को, सीक्वेंस ध्यान रखना, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करेगा? आइसोलेटर को बंद करेगा। मतलब पहला काम करेगा ग्राउंडिंग को हटाएगा, फिर आइसोलेटर को वापस से क्या करेगा? क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद में फिर यहां पे जो एमसीबी का, जो वीसीबी का जो बॉक्स लगा रहता है, इस बॉक्स के पास जाएगा। इसमें होता है एक हैंडल, ठीक है ना।
उस हैंडल को वो यूं करके उसको क्या करेगा, चालू करेगा, तो ये VCB क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपका वापस से आपकी लाइन क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। समझ में आया? तो प्रोसेस ध्यान रखना, जब फॉल्ट आएगा तो सबके पहले सर्किट ब्रेकर काम करेगा, फिर आइसोलेटर को हटाएंगे, फिर ग्राउंडिंग करेंगे, फिर लाइनमैन काम करेगा। फिर लाइनमैन ने काम किया, फॉल्ट क्लियर हो गया, तो फॉल्ट क्लियर करने के बाद वो पहला काम क्या करेगा, ग्राउंडिंग को हटाएगा, फिर आइसोलेटर को मतलब जियो स्विच को क्लोज करेगा, फिर क्लोज करने के बाद में वो सर्किट ब्रेकर को बंद करेगा और वापस से आपकी लाइन क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ये कहानी होती है एक किसकी, आपके आइसोलेटर की। अब देखो एक चीज, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आइसोलेटर की रेटिंग जो होती है वो किस हिसाब पे दी जाती है, क्या आइसोलेटर की कोई करंट रेटिंग होती है क्या? तो आप बोलोगे कि आइसोलेटर की करंट रेटिंग नहीं होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आइसोलेटर को हम ऑपरेट में तब लेते हैं जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो चुका होता है, तो सिर्फ यहाँ पे आर्क करंट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, यहाँ पे फुल लोड करंट नहीं होती है, उस टाइम पे कौन सी होती है, आर्क करंट होती है। तो आइसोलेटर का एक्चुअल यूज तब होता है जब सर्किट ब्रेकर पहले से ऑपरेट हो चुका होता है, तो लोड को फ्लो होने वाली करंट यहाँ पे कितनी होती है, 0 होती है। तो आइसोलेटर अधिकतर 0 एम्पियर करंट के ऊपर क्या करता है, काम करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट होती है वो आर्क करंट वाली करंट होती है। कौन सी वाली? आर्क वाली करंट होती है। क्लियर है ना? लोड वाली करंट नहीं होती है, आर्क वाली करंट होती है। इसलिए आइसोलेटर की करंट रेटिंग कभी भी नहीं दी जाती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि आइसोलेटर की करंट रेटिंग जो होती है वो कैसे डिसाइड की जाती है। ये एक बार गेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो आइसोलेटर की कोई करंट रेटिंग नहीं होती है क्योंकि सर्किट ब्रेकर के ओपन करने के बाद में आइसोलेटर क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। दोनों क्लियर हुए आज? सही है, पहले वाला क्लियर हो गया था, आइसोलेटर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोनों की कहानी पूरी क्लियर है। ये पूरा का पूरा जीएसएस का मैंने आप लोगों को सिस्टम बता दिया। ऐसा आपके जीएसएस में होता है। यहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट्स और भी लगे हुए होते हैं। हम जीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं, वरना मैं आपको पूरा बताता। क्लियर है नहीं है? ओके, अब मैं आप लोगों को इतना बता ही रहा हूं तो मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। इसको हटा दूं मैं, आइसोलेटर क्लियर है? ओके, अब एक वर्ड और आप लोगों ने कभी सुना होगा, अगर आप लोगों ने कभी सुना है तो, लोड इंटरप्टर। ठीक है ना? आपके सिलेबस में है नहीं, पर 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है? तो आप ये देख ही रहे हो तो उसको भी देख लो साथ में। क्या है? लोड इंटरप्टर। अब लोड इंटरप्टर क्या होता है पहले तो ये मैं बताओ, जिसको आप लोड शेडिंग भी बोलते हो कभी कभी, जिसको आप क्या भी बोलते हो, लोड शेडिंग भी बोलते हो। लोड इंटरप्टर या लोड शेडिंग भी आप बोलते हो। क्या होता है ये ध्यान से समझना। ये भी एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है और ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब कैसे करता है समझना। सबसे पहले हमारे पास में होता है पावर ट्रांसफार्मर होता है। जैसे मैंने यहां पे बस बार बना के सबका फीडर निकाला था, वीसीबी रखा था, बॉक्स रखा था, ऐसे ही पावर ट्रांसफार्मर के लिए यहां पे एक मेन स्विच होता है। क्या बोलते हैं उसको? मेन स्विच। उसको जब हम चालू करते हैं तो आगे फीडर के पास में करंट जाती है। अगर इसको बंद कर देते हैं तो सारे के सारे फीडर बंद हो जाते हैं। एक यहां पे क्या होता है, मेन स्विच होता है। क्लियर है? अब भाई मान लो कि ट्रांसफार्मर कोई सा भी है, मशीन कोई सी भी है, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, कोई भी हो, हर मशीन की एक रेटिंग होती है, एक रेटेड कैपेसिटी होती है कि वो इतने लोड को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। जानते हो अच्छे से? बिल्कुल। अब मान लो ट्रांसफार्मर की इसकी रेटिंग है, मान लो आपका 200 मेगावाट। एक्टिव पावर का ही ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, एमवीए में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 200 मेगावाट की इसकी क्या है, कैपेसिटी है। ये मैक्सिमम एक्टिव लोड इतना लगा सकता है। अब आप बोलोगे सर एमवीए में रेटिंग होती है। जनरली हम पावर फैक्टर 0.8 ले लेते हैं और 0.8 लेके हम लोग क्या करते हैं, एमवीए में या किलोवाट में भी हम क्या कर देते हैं, रेटिंग को डिसाइड कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप प्लेट देखोगे तो प्लेट में एमवीए पे भी रेटिंग लिखी रहती है, 0.8 पावर फैक्टर पे भी रेटिंग लिखी होती है। जनरलाइज ये हमारे डोमेस्टिक लोड का क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, 0.8 से 0.9 के बीच में होता है। क्लियर है ना? अब समझना जरा ध्यान से, देखो अब क्या हुआ। अब ये फिक्स हो गया कि ये पावर ट्रांसफार्मर इतने लोड को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, इससे ज्यादा को ये सहन नहीं कर पाएगा। अब सोचो मैंने इसके ऊपर लोड को कनेक्ट करना शुरू किया। यहां पे मेरे पास मान लो 4 फीडर थे। मैंने पहले फीडर को किया चालू, पहले फीडर को चालू किया, उस पर मान लो 3-4 गांव लगे थे, उनको जरूरत थी 80 मेगावाट की, उन्होंने ले ली 80 मेगावाट। पहले फीडर को मैंने चालू कर दिया, सही बात है, ले गया वो। फिर मैंने दूसरे फीडर को चालू किया। अब मान लो दूसरे फीडर पे 5-6 गांव और लगे हुए थे, मान लो उनको जरूरत थी कितने की, 90 मेगावाट की, चल गया दूसरा फीडर भी। क्लियर है ना? अब समझना, फीडर जो होते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में कई तरह के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में कभी कभी पावर का कट लग जाता है, पीडी कट बोलते हैं उसको, सुना है कभी? वो कट क्यों लगता है? वो इसकी वजह से लगता है, लोड शेडिंग की वजह से। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी।
समझना अच्छे से, ध्यान से समझना। देखो 80 मेगावाट का लगा, 90 मेगावाट का लगा, कितना हो गया? 80 और 90 कितना हो गया? 170 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे तीसरा गांव और है, अब तीसरा गांव और है, और मान लो उसका लोड है कितना? 50 मेगावाट का। अब जैसे ही मैं 50 मेगावाट का लोड लगाऊंगा, होगा क्या? मैं तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया 220। अब 220 जैसे ही होगा ना, ये ट्रांसफार्मर क्या बोलेगा? भाई मेरी कैपेबिलिटी तो 200 है, 200 से ज्यादा मैं दे नहीं सकता। तो क्या करेगा? ये मेन स्विच जो होगा वो यहां से इस वाले लोड को क्या कर देगा? डिस्कनेक्ट कर देगा। ट्रांसफार्मर बंद नहीं होगा, हाँ, ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा? डिस्कनेक्ट कर देगा, ट्रिप कर जाएगा। यहां पे इस फीडर का जो स्विच होगा ना, वो स्विच ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? ट्रिप कर जाएगा। इसको बोलते हैं लोड शेडिंग। क्या बोलते हैं? लोड शेडिंग बोलते हैं इसको। कि जब आपका कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्टेड लोड जब उसकी रेटिंग से ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा होने पे जो नया लोड जो आके कनेक्ट होता है, उस लोड को क्या कर देना? रिमूव कर देना। ये कहलाता है लोड शेडिंग। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि अगर इसकी रेटिंग से ज्यादा लोड अगर इसके ऊपर लग गया, तो ये ओवरलोड पे वर्क करना शुरू कर देगा, और हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर जल जाए। और कभी भी हम लोग पावर ट्रांसफार्मर को तो कभी भी जलना प्रिफेयर नहीं करते हैं। कभी भी जो जयन होता है, अयन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है ये कि पावर ट्रांसफार्मर कभी भी ना जले, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर कोई सस्ता वस्ता नहीं होता है, ये 30-40 लाख का होता है, समझ रहे हो ना, बहुत महंगा होता है। ओके, तो जल गया ना तो सबके जवाबदेही हो जाती है, एक्सन, अयन, जयन, सबको जवाब देना पड़ता है कि ये पावर ट्रांसफार्मर क्यों जला। ओके, तो इसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लगा रहता है? लोड शेडिंग लगा रहता है। आप लोग कभी कभी देखना, पता है क्या होता है? दो तरह की सप्लाई होती है अपने गाँव में। कौन कौन सी सप्लाई होती है? एक सप्लाई होती है डोमेस्टिक, और एक सप्लाई होती है एग्रीकल्चर वाली। जानते हो ना, जैसे ट्यूबवेल के कनेक्शन होते हैं, तो ट्यूबवेल कनेक्शन पे 3 फेज लाइट देते हैं, कभी कभी देते हैं, जैसे 5 घंटे का दे दिया, 3 घंटे का दे दिया। तो जब वो 3 फेज की सप्लाई देता है ना, जब आप देखा करो कि जो फीडर होता है, जैसे मान लो इस फीडर पे 3 गाँव है ना, तो इनको अगर मान लो 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं, तो इसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये ज्यादा लोड को ले जा रहा है। जब इसकी टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर इसका टाइम देंगे। तो आपके लाइनमैन वगैरह जो होते हैं, जीएसएस वाले होते हैं, वो टाइम को क्या करते हैं? सेट करते हैं। इस हिसाब से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आपका लोड इस 200 से ज्यादा ना हो जाए कभी भी। अगर होगा तो ये क्या कर जाएगा? ट्रिप कर जाएगा। किसकी वजह से? लोड शेडिंग की वजह से। तो लोड शेडिंग को आप क्या क्या बोल सकते हो, या लोड इंटरप्टर को आप क्या क्या बोल सकते हो? पहली चीज तो ये कि लोड शेडिंग या लोड इंटरप्टर जो होता है, वो पिक्चर में तब आता है जब आपका कनेक्टेड लोड रेटेड लोड से ज्यादा होता है। मतलब ये पिक्चर में ही तब आएगा जब आपके रेटेड लोड के ऊपर कोई काम हो रहा है, मतलब 200 मेगावाट से ऊपर जा रहा है, तो ये पिक्चर में आएगा। ये ऑफ लोड या कम लोड, 200 मेगावाट से कम लोड के ऊपर लोड शेडिंग या लोड इंटरप्टर का कोई काम नहीं होता है। तो ये हमेशा कब काम करेगा? जब फुल लोड आएगा, जब रेटेड लोड आएगा, तो ही ये क्या करेगा? वर्क करेगा। और ये एडिशनल लोड को क्या कर देता है? कट कर देता है, और सिस्टम को क्या बना के रखता है? हेल्थी बना के रखता है। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलता हूं, एक नए धमाके और नए जोश के साथ में। अलग टॉपिक्स को आप लोग देखेंगे। अगर आपके मॉड्यूल 1 में कुछ टॉपिक बचे हुए होंगे तो उनको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम जंप करेंगे और वहां पे हम आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है ना? ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली क्लास में, इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। जितना ज़्यादा बिजी इंसान जो रहता है ना, उसकी कदर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। अगर आप हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाओगे तो आपकी रिस्पेक्ट कम होना शुरू कर देगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो कभी किसी को इजीली अवेलेबल मत हो। आपके टाइम की बहुत वैल्यू है, उस वैल्यू को आप पहचानो। आप खुद अगर आपके टाइम की वैल्यू पहचान गए ना, तो दूसरे लोग आपके टाइम की वैल्यू ऑटोमेटिकली पहचानने लग जाएंगे कि भाई उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज़ों में खराब ना करो। ओके, तो पढ़ते रहिए। इसी जोश के साथ मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।